नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों में कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क होता है वो समय के साथ, टाइम के साथ बढ़ता जाता है। और अगर इन कॉम्प्लिकेशंस को टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं किया जाए या फिर इनका इलाज सही टाइम पर स्टार्ट नहीं करा जाए तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। तो इसी वजह से हमने जो आज का डिस्कशन रखा है वो रखा है डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। और आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, फीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इन कॉम्प्लिकेशंस का जो कारण होता है वो होता है बढ़ा हुआ शुगर लेवल। ये बढ़ा हुआ शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस होता है हमारे शरीर में। पर इससे हमें ये भी समझ में आता है कि अगर हमें इस ब्लड शुगर लेवल को नियर नॉर्मल रेंज रखें तो हमारी रिस्क बहुत कम हो जाएगी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की। और इस शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए आपको जो भी डाइटरी एडवाइस या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस आपको एडवाइस करे गए हैं उन्हें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन टाइम टू टाइम लेते रहें। जो भी आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करा गया है या फिर आपको जिस भी तरीके से ब्लड शुगर मॉनिटरिंग जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस करी है उसे आप स्ट्रिक्टली टाइम टू टाइम फॉलो करते रहें। तो और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी डायबिटीज़ की दवाई विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर आपको स्टॉप नहीं करनी है। तो अभी तक तो हमें ये समझ में आया है कि ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में अगर रखा जाए तो आप बहुत हद तक इन कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क से बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ये आती हैं। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात, जिसमें कि पूरी शरीर में पैरालिसिस आ जाता है, लकवा जाता है। और जो ध्यान रखने वाली एक और बात है, डायबिटिक्स के अंदर जो हार्ट अटैक आता है वो साइलेंट अटैक आता है। पेशेंट के अंदर हार्ट अटैक के जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि चेस्ट पेन, पसीना आना या फिर पैल्पिटेशंस होना वो नहीं आते। पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि कब उसे अटैक आया है और जिसकी वजह से उसकी कई बार डेथ हो जाती है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपको स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। यू शुड क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये बेशक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्मोकिंग छोड़ना, पर आप अपनी डॉक्टर की हेल्प से आप स्मोकिंग को ज़रूर छोड़ सकते हैं, बहुत आराम से छोड़ सकते हैं। तो स्मोकिंग छोड़ें और इसके लिए अपने डॉक्टर की हेल्प लें। सेकेंड, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है और इसके लिए आपको जो भी आपके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एडवाइस करा है या लाइफस्टाइल या डाइटरी चेंजेस जो भी आपको एडवाइस करे हैं उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके बाद आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है या फिर आपका ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ये दोनों एक टाइप के लिपिड्स है यानी कि फैट है जो हमारे बॉडी में रहते हैं। इनका लेवल, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल, ये नॉर्मल रेंज के आसपास होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए जो ड्रग होती है उसे स्टैटिन्स कहा जाता है, जिसमें कि अटोरास्टैटिन या फिर रोज़वास्टैटिन नाम की ड्रग्स आती है। और 40 साल से ज़्यादा के डायबिटिक्स में डॉक्टर्स प्रोफाइलेक्टिकली इसे स्टार्ट कर देते हैं स्टैटिन्स को। और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल में रखने के लिए फेनोफाइब्रेट्स नाम की ड्रग को डॉक्टर्स यूज़ में लेते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो आप स्टैटिन्स और फेनोफाइब्रेट रिस्पेक्टिवली आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट, लो डोज एस्पिरिन यानी कि 75 to 81 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन पर डे उन डायबिटिक्स को स्टार्ट कर देनी चाहिए जिन्हें हार्ट डिजीज़ का खतरा ज़्यादा है, यानी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की या फिर हार्ट अटैक की या फिर जिन्हें हाइपरटेंशन है, उन्हें लो डोज एस्पिरिन 75 to 81 मिलीग्राम एवरी डे स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ में जिन डायबिटिक्स को हार्ट डिजीज़ भी है यानी कि जिन्हें पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ चुका है, उन्हें डॉक्टर्स एक और एंटीप्लेटलेट ड्रग जैसे कि क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन के साथ स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डायबिटीज़ की वजह से जो आंखों का पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहा जाता है, उसमें सूजन आ जाती है और मेडिकल टर्म्स में इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसका अगर इलाज टाइम पर नहीं स्टार्ट किया जाए तो आपकी नज़रें कमज़ोर भी हो सकती है या फिर पूरी तरीके से आपकी नज़रों की रोशनी जा सकती है, यानी कि आपको कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके प्रोग्रेस को स्लो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना ब्लड शुगर लेवल्स नियर नॉर्मल रेंज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपकी हाइपरटेंशन है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी रेटिना को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा आपको किसी अच्छे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आँखों के डॉक्टर से अपनी आँखों की जांच टाइम टू टाइम करानी चाहिए। अब जो रिकमेंडेशन है आई चेकअप की टाइमिंग्स का, वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप की डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स में डायबिटीज़ डायग्नोज होने के 5 साल के बाद उनको अपना आई चेकअप कराना ज़रूरी है। उसके अलावा 10 साल से कम उम्र के बच्चों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी अगर आपकी नज़रें कमज़ोर होती है या फिर आपको ग्लासेस या फिर कॉन्टेक्ट लेंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है कम नज़रों के लिए, तो आपको जल्दी ही जांच करा लेनी चाहिए, जल्दी ही अपनी आई चेकअप करा लेना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स को अपना आई चेकअप डायबिटीज़ डायग्नोज होने के साथ ही करा लेना चाहिए, क्योंकि इन पेशेंट्स में जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बहुत पहले से ही बढ़े हुए रहते हैं और इन हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से इनकी रेटिना को, इनकी आँखों को पहले से ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। इसलिए टाइप 2 डायबिटिक्स को अपना आई चेकअप जल्दी ही करा लेना चाहिए। और जो नेक्स्ट आई चेकअप का जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है आपकी फ़र्स्ट आई चेकअप के रिजल्ट्स पर। अगर फर्स्ट आई चेकअप में आपकी आंखों की कंडीशन ख़राब आई है, नुकसान ज़्यादा है आपकी आंखों में, तो आपको अपना सेकंड आई चेकअप जल्दी ही करा लेना चाहिए। और वैसे जो आई चेकअप का जो टाइम एडवाइस करते हैं वो हर 1 या 2 साल के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स को अपना आई चेकअप करा लेना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डायबिटिक पेशेंट्स में पाँव से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जो पाँव का ब्लड सप्लाई होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से जो सेंसेशंस कैरी करने वाली जो नर्व्स है ये डैमेज हो जाती है। और अगर आपकी नर्व्स ही डैमेज्ड है तो आपको पाँव में सेंसेशन ही फील नहीं हो पाएंगे। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में पेन का सेंसेशन या टच का सेंसेशन वो कम फील होता है या फील ही नहीं होता, और इसी वजह से उनमें जो इंजरीज़ के चांस है, पाँव में इंजरी के चांस है, वो बढ़ जाते हैं। तो इन फीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ब्लड शुगर लेवल्स को नियर नॉर्मल रेंज रखना है आपको। ये मैं हर कॉम्प्लिकेशन में रिपीट करूँगा कि आपको ब्लड शुगर लेवल्स नियर नॉर्मल रेंज रखना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पाँव को रोज़ फीट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। आप नहाते टाइम या फिर तैयार होते टाइम अपने फीट को ढंग से चेक करें कि उनमें कोई अल्सर नहीं है या कोई ब्लिस्टर नहीं हो गया है या फिर कोल्ड स्किन है या फिर स्किन थिन हो गई है या कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। और आप अपने पूरे फीट को केयरफुली ढंग से अच्छे से एग्जामिन करें, और ख़ासकर आप अपने जो पाँव हैं उनके टोज़ के बीच के जो जगह हैं, टोज़ के बीच की जगह, उसे भी अच्छे से एग्जामिन करें, उसे मिस ना करें। और आप अपने पाँव के तलवों को यानी कि नीचे के पार्ट को, तलवों को एग्जामिन करने के लिए शीशे की हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि अपनी स्पाउस की हेल्प ले सकते हैं आप अपने तलवों को एग्जामिन करने के लिए। उसके अलावा आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से भी जाके अपने फीट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और इसमें जो फीट के एग्जामिनेशन का रिकमेंडेशन है वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ डायग्नोज होने के 5 साल के बाद
उन्हें अपने फीट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स को डायबिटीज़ डायग्नोज होने के साथ अपने फीट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और डॉक्टर आपके फीट के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए एग्जामिन करेगा और साथ में सेंसेशंस के लिए एग्जामिन करेंगे। उसके लिए वो आपकी पल्सेस को चेक करेंगे, पाँव की पल्स को चेक करेंगे। अगर आपकी पल्स वीक है या फिर आपको सेंसेशंस पाँव में कम फील हो रहे हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा है फीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए। उसके अलावा डॉक्टर्स आपके पाँव में अल्सर्स के लिए, ब्लिस्टर्स के लिए, कोल्ड स्किन के लिए या फिर ब्रोकन स्किन के लिए या फिर फंगल इन्फेक्शन के लिए, इसके लिए भी असेस करेंगे। तो अपने फीट का टाइम टू टाइम आप एग्जामिनेशन कराते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को मेडिकल टर्म्स में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी का अगर टाइम पर इलाज ना किया जाए या इसे टाइम पर डायग्नोस ना किया जाए तो ये प्रोग्रेस होकर किडनी फेलियर तक जा सकती है। और किडनी फेलियर की वजह से पेशेंट को हीमोडायलिसिस पर आना पड़ सकता है या फिर उसे किडनी बदलवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में रेनल ट्रांसप्लांट कहते हैं हम। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइज्ड है उसमें यूरिन प्रोटीन एग्जामिनेशन करा जाता है। नॉर्मली यूरिन के अंदर जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वो नील होता है, पर डायबिटीज़ की वजह से किडनी में से प्रोटीन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन का लीकेज किडनी में से स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोटीन डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो टाइमिंग है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में वो डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ डायबिटीज़ पे। तो टाइप 1 डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटीज़ डायग्नोज होने के 5 साल के बाद उन्हें यूरिन प्रोटीन एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में डायबिटीज़ डायग्नोज होने के साथ ही उन्हें यूरिन प्रोटीन एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के प्रोग्रेस को रोकने के लिए आपको अपना ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में करना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर लेवल्स भी कंट्रोल में करना ज़रूरी है और साथ में आपको अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल और साथ में सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल ये भी आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर लेवल्स एंड आपका डिरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल ये तीनों ही किडनीज़ को नुकसान पहुंचाता है। पर अगर इन तीनों को कंट्रोल रखने के बाद भी आपका जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है वो आगे प्रोग्रेस करता है तो डॉक्टर्स आपको एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यानी कि एस इनहिबिटर नाम की दवाई या फिर एंजियोस्टेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ARB नाम की दवाइयाँ ये आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। नॉर्मली एस इनहिबिटर्स और एंजियोस्टेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये दोनों दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काम ली जाती है, पर इनका जो एडिशनल एडवांटेज है वो है इनका रेनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट यानी कि किडनीज़ को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है और जिसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी इसका प्रोग्रेशन वो स्लो हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स इन 2 दवाइयों को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स ब्लड शुगर लो करने वाली दवाई जिसे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट काम लिया जाता है SGLT2 इनहिबिटर, इसे भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रोग्रेशन को स्लो करने में यूज़ करा जाता है। ये भी एक और ड्रग है जिसे यूज़ करा जाता है। तो ये थी कुछ नॉलेज किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एक कॉमन बीमारी है और जो ये हाई ब्लड प्रेशर होता है इसके कई बार कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कोई लक्षण नहीं आते, पर ये साइलेंटली हमारे दिमाग को, हार्ट को, आँखों को या फिर किडनीज़ को ये कंटिन्यूसली डैमेज करता रहता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को अपना BP कंट्रोल में रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और डायबिटिक पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 mm ऑफ मर्करी इससे कम रहना चाहिए। और इसके लिए
डॉक्टर ने जो भी आपको डाइटरी एडवाइस, जैसे कि आपको अपने खाने में नमक कम रखना चाहिए, या फिर आपको अपने डाइट के अंदर होल ग्रेन्स का, वेजिटेबल्स का, या फिर जो भी डायबिटीज़ के अंदर रिकमेंडेड फ्रूट्स हैं उसका इनटेक बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस कम लें, इससे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। और इसके अलावा आपके डॉक्टर ने जो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट एडवाइस करा है उसे रेगुलरली टाइम पर लें। कभी भी विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर इस ट्रीटमेंट को बंद ना करें। अगर आपको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड या इसकी रिस्क से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी क्वेरी है तो इसे अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। पर इसे इन दवाइयों को, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों को, इसे बंद ना करें विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर। तो ये थी कुछ एडवाइस डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स वो कंट्रोल में रहना चाहिए। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। तो बस यहीं तक था आज का हमारा डिस्कशन। थैंक यू, धन्यवाद।